हमने इतने साल संसद में थे, लेकिन शहर में कलकत्ता में हमारा रहने का कोई जगह नहीं है। हम गांव में भी, अभी भी गांव में ही हैं। पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलती हैं अभी कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं रही और ऑपोजिशन के लिए नवा बदल चाहिए। वो केजरीवाल से बात कर रही है। ये क्या चल रहा है? अंतर है जो उस समय जनता का इशू को हम लोग उठाते थे, गरीबों का, अब नहीं उठा, मजदूरों का। कहाँ हो रहा है? कहाँ? आप देखते हो डिबेट में, डिबेट का विषय क्या होता है? संसद के बाहर और संसद के अंदर अगर इस दो लड़ाई को हम एकजुट कर सकते हैं ना, तब सरकार को हम पीछे हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है या हमारे देश के कॉरपोरेट हाउस का मालूम है, ये जो नीति, आर्थिक नीति, सुधार का नीति ठीक से लागू नहीं होगा जब तक वामपंथी ताकतवर रहे। आज सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश में ये हिंदुत्व, आरएसएस जो ला रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। जब गुजरात में दंगा हुआ 2002 साल में, ममता कोई आलोचना किया है, इसका विरोधिता किया है, वो तो मंत्रिसभा में थे। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो 9 बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, वो बंगाल से हैं। बाप एक ही लोकसभा से 9 बार जीतकर पार्लियामेंट में गए हैं, वासुदेव आचार्य जी। आचार्य जी वेलकम। थैंक यू। पहले तो ये बताओ, ये रिकॉर्ड कैसे बना दिया आपने? नहीं, जो बांकुड़ा कंस्टिट्यूंसी है ना, वो पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी पार्टी जीता है वहाँ से। ओके। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उसके पहले 67 में CPI उसी सीट से जीते थे। जेम विश्वास वो रेलवे ट्रेड यूनियन के नेता थे। ओके। तो हम लोग समर्थन किए थे, तब लेफ्ट पार्टी सब एक साथ थे हम लोग। 64 में तो अलग हो गए, लेकिन 67 में एक साथ होकर लड़े थे, उनको समर्थन किए थे। ओके। उसके बाद 80 में हमने जीता है। इसीलिए क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूंसी बांकुड़ा है, ये रूरल कंस्टिट्यूंसी है। और हमारे देश में जो रूरल आर्टिजन हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल स्टडीज़ निस्टार्ट्स ने वहाँ पर एक ब्रांच बनाया था, वहाँ का जो रूरल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और इस काम में हमने बहुत कोशिश किया है। वहाँ का जो टेराकोटा है, टेराकोटा हॉर्स इज फेमस फ्रॉम बांकुड़ा, उसको डेवलप करने के लिए। वो जो फिशिंग हुक, मछली पकड़ने के लिए, वो बाहर एक्सपोर्ट जापान एक्सपोर्ट करवाए थे, उसका टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जगह इसमें, और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, ये तमाम काम। और वहाँ पर जो समस्या था, खास करके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत कमी थी। इसको हमने लड़के संसद के अंदर में लड़के, और हम चेयरमैन थे खुद, 2 बार चेयरमैन हुए थे, लड़के हमने वहाँ पर रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया। एक बांकुड़ा में जो रेलवे नेटवर्क था, विभिन्न शहर को जोड़ने के लिए, ये काम हमने किया। और संसद में एक गांव है हमारा वहाँ पर, जिस गांव में हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री है। हमने चैलेंज किया था लोकसभा में खड़ा होकर, आप एक गांव का नाम बताइए जहाँ पर हर घर में आर्टिजन है, रूरल आर्टिजन। उनका जो इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, बंद होने जा रहा है, कोयला नहीं मिल रहा है। ये मांग करते हुए
तमाम कोयला का व्यवस्था किया, लेकिन हमने चैलेंज किया था आप बोलो कोई गांव ऐसा है हमारे देश में जिस क्या नाम बोलना गांव का? गांव का नाम है आपका, एक तो है राजग्राम, दूसरा मुझे याद नहीं होता है। वो गांव में हर घर में आपका कॉटेज इंडस्ट्री है। पर आचार्य जी आम तो ऐसे होता है जितनी मर्जी डेवलपमेंट करो लोग चेंज चाहते हैं, एक बार जीता 2 बार जीता चेंज, आप तो 9 बार जीते गए और कंटिन्यूसली जीते। देखिए हम कभी जीतने के बाद हम कभी नहीं बोलते थे कि हम CPIM के MP हैं, हम बोलते थे जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि माने सबका प्रतिनिधि। हमारे पास जो आते थे हम कभी पूछते नहीं आप किस दल का हो, वो भाजपा का हो सकता है, तृणमूल का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, उनका बात हम सुनते थे, क्योंकि हम अपने को समझते थे कि हम जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, हम किसी दल का नहीं है। दल का तब तक हम दल का है जब तक चुनाव का नतीजा नहीं निकलता है, हम पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन जब नतीजा हो जाता है, काउंटिंग हो जाता है, रिज़ल्ट निकल जाता है, जब हम चुन के जाते हैं, MP बन जाते हैं, तब वो MP और यानी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा हम नहीं समझते थे। हम समझते थे जनप्रतिनिधि, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, गरीब खास करके, हम गांव में ही रहते थे। हमने इतने साल संसद में थे, लेकिन शहर में कलकत्ता में हमारा रहने का कोई जगह नहीं है, हम गांव में भी, अभी भी गांव में भी। आचार्य जी एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, जब आप पहली बार जीतकर पार्लियामेंट में गए थे, उस टाइम की पार्लियामेंट को आप कैसे मानते हो और जो आज की पार्लियामेंट है, जो प्रक्रिया चलती है, बहुत अंतर, क्या चेंज है? बहुत अंतर है। क्या चेंज है? अंतर है जो उस समय जनता का इशू को हम लोग उठाते थे, गरीबों का, अब नहीं उठा, मजदूरों का, कहाँ हो रहा है? कहाँ आप देखते हो डिबेट में, डिबेट का विषय क्या होता है? डिबेट होता है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी बना है ना जी, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट। हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। हम वेनेजुएला गए थे, लैटिन अमेरिका में देश में, हमने वहाँ के पार्लियामेंट गए तो देखा बहुत लोग आए हैं। हमने बोला इतना लोग क्यों आए? पूछा, बोला एक बिल पेश हुआ है, उस बिल के बारे में अपना राय देने के लिए आए हैं। ये तो संभव नहीं है हमारे देश में, 140 करोड़ आबादी का देश में। तो हमने इसीलिए संसद में एक स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति बना कि पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, सिटीजन के साथ संपर्क करने के लिए। हम जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हम जाते थे, सबको बुलाते थे। जब हम एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तब हम गए थे विदर्भा, जहाँ सबसे ज़्यादा आपका खुदकशी हुआ है किसान का। 150 विधवा महिला आई थे हमारे यहाँ हमसे मिलने के लिए। उनका क्या कारण था कि उनका हस्बैंड को सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद जो रिपोर्ट हमने पेश किया इसके बारे में, इसके कारण के पीछे क्या कारण है, एक सेमिनार में उसके ऊपर चर्चा हुआ। और सेमिनार का ये राय था कि पार्लियामेंट में इस तरह का रिपोर्ट पहले कभी प्रेजेंट नहीं हुआ, जिस तरह से सबसे राय लेकर, जो विरोध करते थे उसको भी, जो समर्थन करते थे उसका भी। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन लेजिस्लेटिव मेकिंग। आज वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, चर्चा नहीं हो रहा है। कहाँ चर्चा हो रहा है संसद में? उस समय चर्चा होता था। ये जो देखिए, ये जो IRA बिल उस समय था, चर्चा हुआ, इतना लड़ाई हुआ वहाँ पर। हम सरकार को समर्थन करते थे उस समय, बाहर से UPA 1 में। हमारे पास आ गए चिदम्बरम, फिनांस मिनिस्टर, बोले कि आप अगर अपोज करोगे तो हम रेजिग्नेशन दे देंगे, हम आप जो भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको समर्थन नहीं करेंगे। उसूल थे वो, एथिक थे वो। हाँ, नाम बोला हम समर्थन नहीं करेंगे, आप जो भी कर सकते हो, इस्तीफा दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, उससे हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते ये भी, स्पष्ट बोल दिए थे।
और ऐसा लड़ाई हुआ और इतिहास हो गया संसद के अंदर में। प्रधानमंत्री उस समय थे इंद्र कुमार गुजराल, वो आकर बिल को वापस ले लिए, बोला हम इस बिल पारित नहीं करेंगे। हमने तुरंत खड़ा होकर बोला कि दिस इज द विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जनता का जीत हुआ है, हमारा रिस्पॉन्स था। तो जनता का समस्या को लेकर आज नहीं चर्चा हो रही। कह रही है जो ऑपोजिशन है हल्ला गुल्ला करती है, वॉकआउट करती है, बाइकआउट करती है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हल्ला तो मजबूरी से करना पड़ता है जब सुनता नहीं। 1 महीना हम लोग संसद चलने नहीं दिए थे, कब? बोफोर्स के समय, जुलाई, पूरा जुलाई का महीना, सब जानते होंगे। लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बताया नहीं, सच बताया नहीं, कौन पैसा लिया था, कौन पैसा लिया था। 80 करोड़ रुपये, उसमें 80 करोड़ रुपये का ये था, हिस्सा था। तो 1 महीना हम लोग लड़े संसद के अंदर में। 30 जुलाई को हमने इस्तीफा दे दिया, पूरा अपोजिशन। और इस्तीफा देते समय हमने बोला क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए कि हमने 1 महीना लड़े संसद के अंदर में, लेकिन कौन पैसा लिया है देश का जनता को अभी तक पता नहीं चला है। इस लड़ाई को हम संसद के बाहर ले जाएंगे, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस लड़ाई को हम मैदान का लड़ाई में करेंगे। करा 30 तारीख को भारत बंद हुआ, अब जानते हैं 30 अगस्त को, पूरा अगस्त का महीना हमने देश भर में प्रचार किया और सरकार कांग्रेस हारा, राजीव गांधी हारा। तो ये जो लड़ाई है ना, संसद के बाहर और संसद के अंदर, अगर इस 2 लड़ाई को हम एकजुट कर सकते हैं ना, तब सरकार को हम पीछे हटा सकते हैं। लाल झंडा इतना कमज़ोर क्यों हो गया? नहीं, पॉलिटिकली ना पंजाब में, ना पश्चिमी बंगाल में। देखिए, लाल झंडा दुर्बल हो गया है, ठीक ही है। आज इसी कारण से आज सरकार ये सब कदम उठा रहे हैं कि संसद में विरोध करने वाला ऐसा कोई नहीं है। पहले जैसे विरोध होता था, छोड़ते नहीं थे हम लोग, पीछे नहीं हटते थे। इसका मुख्य कारण है, इसके पीछे साजिश है, खाली देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जब ममता जीती ना, 1 महीने के अंदर में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने आकर ममता से मिले, उनको कांग्रेचुलेशन किए कि आपने इतना अच्छा काम किया कि वामपंथियों को हराया। नहीं चाहते हैं, कारण भाजपा किसी को डरता नहीं है, लेफ्ट को डरता है। जानते हैं कि लेफ्ट जो उनका अपोजिशन है ये अनकॉम्प्रोमाइज है। लेफ्ट में जो ऑनेस्टी है किसी में नहीं है। अब 34 साल में आप देखो, किसी मंत्री के खिलाफ में कोई इल्ज़ाम हुआ है पश्चिम बंगाल में, किसी मंत्री के खिलाफ में। अब देखो, इतना दिन हम लोग संसद में थे, किसी सांसद के खिलाफ में कोई भी आर्थिक ये जो करप्शन का किसी ने उठा सके। हम लोग को हर साल अपना संपत्ति का हिसाब देना पड़ता है हमारी पार्टी को, अगर बढ़ता है क्यों बढ़ा है सब। हमारे हम जो पेंशन हमको मिलता है ना, ये पूरा पैसा हमको पार्टी को देना पड़ता है। जब सांसद थे उस समय 1,10,000 था हम लोगों का सैलरी अलाउंस, उसमें 75,000 रुपया हमारा सीधा पार्टी फंड में जाता था, क्योंकि हमको साधारण जैसा हमारे देश का जो जनता है उसी मुताबिक हमको रहना है। यही था हम लोगों का प्रिंसिपल। लेकिन ये एक साजिश था हमारे खिलाफ। क्यों साजिश था? क्योंकि ये जो नया उदार नीति 1991 में चालू हुआ, लागू किया, इसके खिलाफ में हम लोग शुरू से ही था। हड़ताल हुआ नवंबर के महीने में, आप जानते हैं, लेफ्ट ट्रेड यूनियन के लीडरशिप में पहली बार हड़ताल हुआ इसके खिलाफ में। हम उसी समय से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है या हमारे देश के कॉरपोरेट हाउस का मालूम है, ये जो नीति, आर्थिक नीति, सुधार का नीति ठीक से लागू नहीं होगा जब तक वामपंथी ताकतवर रहेगा। उसको ये करना है, इसीलिए पैसा का इस्तेमाल किया और हमारे खिलाफ में ये किया। और गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव नहीं होता है, मुझे मारा है,
2018 साल के पंचायत के चुनाव में किसी को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दे रहे थे। उस जगह का एमएलए सब गुंडा को लेकर पूरा ब्लॉक ऑफिस को घेर के रखे थे, लाठी लेकर, तलवार लेकर, ये किसी को आने नहीं देंगे, किसी को फाइल नहीं करने। 3 दिन जब हो गया, हम डीएम से मिले। हमने डीएम से पूछा क्या हम लोग, हमारा कैंडिडेट क्या नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकेंगे? डीएम ने बोला नहीं, कल 144 हम जारी कर रहे हैं, आप लोग जाइए, नॉमिनेशन फाइल बोलिए, आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हमने बोला एमएलए कानून के ऊपर नहीं है, अगर एमएलए संविधान का उल्लंघन करता है, ये संविधान का उल्लंघन, हमारा राइट है नॉमिनेशन फाइल करने का, लेकिन हमारे कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं। सबको लेकर हम जब जा रहे थे, प्रत्याशी, उनका समर्थन, सबको लेकर जब वहाँ पहुँचा, हमको मारा, पेट में एक लाठी मारा, हम तो गिर गए। पुलिस नहीं आया, वहाँ से आधा किलोमीटर भी पुलिस स्टेशन नहीं था, और हमारे किसी को पैर तोड़ दिया, किसी को सर तोड़ दिया, चले आए। चुनाव नहीं होता है, वो बूथ एकदम कब्जा कर लेते हैं और खुश वोट डालते हैं। पहले दोष और लगता काउंटिंग में भी किसी को रहने नहीं देता है। पहले दोष लगता था कॉमरेड भी ऐसे करते, नहीं, हम लोग, CPIM भी ऐसे अरे करते। हमारे आप देखिए, हमारे जो 9 बार हमने 10 बार हमने लड़े, 9 बार जीते, 1 बार हार गए। ओके, किसी बूथ में कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसी वोटर को हमने वोट डालने नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं, हमने नहीं किया, कभी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। हमारे खिलाफ में ऐसा कोई वो प्रचार था। आचार्य जी, मीडिया, सुनिए, मीडिया हमारे खिलाफ में है, ओके, अभी भी हमारे खिलाफ में। क्यों? मीडिया पैसा मिलता है, उनका एडवर्टीजमेंट हर रोज़ आप देखोगे, कुछ न्यूज़पेपर है जैसे आनंद बाजार पत्रिका, टेलीग्राफ है, स्टेट्समैन है, ये जो वर्तमान बंगला है, आजकल है बंगला न्यूज़पेपर, हर रोज़ 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो खिलाफ में बोलेंगे ही। हमारा तो जो काम हम कर रहे हैं, जो लड़ाई हो रहा है, ये जो आपका पेंडेमिक के समय हमारे जो यंग, जिसको रेड वॉलंटियर्स हम कहते हैं, हम हार गए। हमारे विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, पहली बार, देश आज़ाद होने का पहली बार वामपंथी विधायक नहीं है विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, हार गए। लेकिन हमारे जो यंग कैडेट, रेड वॉलंटियर्स, वो घर घर जाकर उनको मदद करना, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, हॉस्पिटल में ये करना, ये काम हम लोग किए। हार गए, लेकिन हम लोग जनता को छोड़कर हम लोग नहीं। आचार्य जी, एक बात बताओ, मैं पंजाब की बात भी करूंगा और स्टेट की। CPI CPM अक्सर देखा गया है कि इनमें यंग लीडरशिप नज़र नहीं आती, वही ओल्ड मैन, आप 80 ईयर ओल्ड हो। पंजाब में भी ऐसे है, जब CPM के ऑफिस आते हैं, CPI के ऑफिस जाते हैं, लगता है जैसे बिरध आश्रम बन गए। नवी जनरेशन को पार्टी क्यों नहीं जोड़ रही, क्या कमजोरी है? ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग चर्चा किया है। हाल में हमारा प्रॉब्लम है ये। पार्टी कांग्रेस हुआ है, और हम लोग ने जोर दिया है कि यंग कॉमरेड को लाने के लिए। आप देखोगे जो केंद्रीय कमेटी बनी है, उसमें कितने यंग हमारा कॉमरेड इस बार इंक्लूडेड हुए हैं। हमने एकदम ये कर दिया था, कितने 30 साल के नीचे जो उम्र है, कितने मेंबर रहेंगे कमेटी में। अभी परिवर्तन हो रहा है, यंग आ रहा है हमारे साथ, हो रहा है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, सबका तो ये नहीं है। हम जैसे पिछले बार ही हम पार्टी को बता दिए कि हमको छोड़ दीजिए केंद्रीय कमेटी से, लेकिन हमको केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन बनाकर केंद्रीय कमेटी का सदस्य रखा है। तो होने से जिम्मेदारी हो जाता है, काम करना पड़ता है। हम बीमार हो जाते हैं, फिर भी काम करना पड़ता है। इस 80 साल की उम्र में भी हम काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। तो ओल्ड और यंग दोनों को लेकर हमको चलना है।
जो पुराना है उनका जो तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको भी लेना है। आचार्य जी एक बात जरूर बताओ, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जो बीजेपी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की बात करते हैं, वो 5 स्टेट की इलेक्शन हुई, 4 में जीत गए, फिर भी जीत के इतना रौला भी डला, किसानी आंदोलन भी चला। इसका कारण ये नहीं समझते भी इंडिया में जो अपोजिशन है वीक होगी, जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस, उसका कोई मेन बड़ा चेहरा नहीं, वो तो एक कारण है। कांग्रेस जो अपोजिशन है वो दुर्बल हो जाना है, क्योंकि कांग्रेस भी जो स्टैंड लेना चाहिए था, ये जो हिंदुत्व जो पॉलिसी है भाजपा का, इसके खिलाफ में वो तो बोलते हैं सेकुलर, लेकिन वो भी हम बोलते हैं सॉफ्ट कम्युनलिज्म का ये रास्ता अपनाता है कभी कभी कांग्रेस। इसीलिए जो स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनता तो अल्टरनेट नहीं देख रहे हैं। वामपंथी दुर्बल है, वामपंथी का संभव नहीं है। जो हम लड़ते हैं, हमारा जो स्ट्रांग, जो हमारा जो नीति है, हम जो बोलते हैं कम्युनलिज्म के खिलाफ में, हिंदुत्व के खिलाफ में, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ में, कांग्रेस ऐसा नहीं होता। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का है, ये है, ये आज सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश में। ये हिंदुत्व आरएसएस जो ला रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश में। इसके खिलाफ में एकजुट होकर हमको लड़ना है। हमने बोला एकजुट होकर लड़ना है इसके खिलाफ में। आर्थिक संकट है, भयानक आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है हमारे देश में, भयानक बेरोजगारी है हमारे देश में, गरीबी की संख्या बढ़ा है हमारे देश में, सब समस्या है। लेकिन इस समस्या के ध्यान नहीं जाए, इसीलिए आज ये जो मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये हिंदुत्व राजनीति का, कि हम पहले हिंदू है, उसके बाद मजदूर है। हम मजदूर से पूछते हैं, खास करके कोयला खदान के मजदूर के लड़ाई में हम बहुत दिन से थे, उनके संगठन में बहुत दिन हम पूछते हैं, देखो तुम्हारा कितना तनख्वाह था, आज कितना तनख्वाह बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? हम लोग लड़े हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग संघर्ष किया है, संघर्ष में तो आप हमारे साथ हो, लेकिन चुनाव में आपको याद हो जाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और इसी तरह से आप वोट डालते हो। कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका साथी है, ये भूल जाते हैं। ये जो है ना, ये सबसे खतरा है हमारे देश में आज, देश का समस्या को समाधान करने में। पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलती हैं भी कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं रही और ऑपोजिशन के लिए नवा बदल चाहिए। वो केजरीवाल से बात कर रही है। ये क्या चल रहा है? ये देखिए, ममता अंदर से भाजपा विरोधी नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? नहीं है, वो तो डट के लड़ती है बीजेपी। कहाँ लड़ती है? विधानसभा इलेक्शन, पहले विधानसभा इलेक्शन में हुआ है, बंगाल के जनता ने तय किया है भाजपा को हराने के लिए, उनके सांप्रदायिक को हराने के लिए। वामपंथी कर नहीं सकते, ममता को वोट दिया। ऐसा नहीं, ममता के नीति को समर्थन करके वोट दिया है। बंगाल में भाजपा को कौन लाया? तो सुनिए, बंगाल में ममता को, भाजपा को कौन लाया? ममता लाया। ममता उनके मिनिस्ट्री में थे, मिनिस्टर थे। अच्छा, जब गुजरात में दंगा हुआ 2002 साल में, ममता कोई आलोचना किया है, इसका विरोधिता किया है? वो तो मंत्रिसभा में थे, ने कभी नहीं किया। भाजपा और ममता के नीति में, आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं है। आज तक कभी आरएसएस के खिलाफ में एक बात नहीं बोला है ममता, आरएसएस के खिलाफ में। भाजपा के खिलाफ में बोलता है, लेकिन आरएसएस के खिलाफ में बोलता नहीं है। आरएसएस का शाखा कितना गुण बढ़ा है 10 साल में? 10 गुण बढ़ा है आरएसएस का शाखा ममता के समय। तो वो विरोधी नहीं है।
और कांग्रेस के बिना हम एक अपोजिशन यूनिटी नहीं कर सकते। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को तो रखना है इसमें। ये जो लड़ाई में हम बोलते हैं, लड़ाई में, चुनाव में हमारा नीति है कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा हमारे, लेकिन भाजपा के खिलाफ में लड़ाई में हम सबको साथ लेकर लड़ेंगे, उसको अलग थलग करने। अरविंद केजरीवाल बदल बन सकता है कांग्रेस का? हाँ, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का बदल बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता। कभी नहीं बन सकता है। देखिए, कांग्रेस का अभी भी ऑल इंडिया में उनका है, दुर्बल हो गया है, वीक हो गया है, लेकिन अभी भी हर स्टेट में उसका है। अगर ठीक ढंग से पार्टी को चलाए तो कांग्रेस फिर अपना जगह में आ सकता है। इसीलिए कांग्रेस को ही नेतृत्व देना पड़ेगा, सबको लेकर भाजपा के इस हिंदुत्व नीति के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा, तभी हम भाजपा को हम हरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो आपने सुना आचार्य जी जो 9 ਵਾਰ पश्चिमी बंगाल तो ਜਿੱਤ के पार्लीमेंट 'ਚ गए ने, उन्होंने अपने लंबे तजर्बे नाल बहुत गुझियां ते बड़ियां खुलियां गल्लां करके दस्सिया भी भारत का भविख आने वाले समय में की होवेगा।